वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS पेंटिंग जिसका कोड है 225। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगी। स्टूडेंट्स देखेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पुनर्जागरण शब्द का क्या अर्थ है और इस युग की विशेषताओं के बारे में बताना है। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करोगे क्योंकि ये जो पेपर है आपका, ये क्वेश्चन जो है ये आपका अप्रैल के मंथ में भी और अक्टूबर के मंथ में भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और मैं आपको वो क्वेश्चंस भी कराऊंगी जिस चैप्टर को आपके TMA में भी आ चुके हैं, साथ साथ वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके भी, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जो पिछले पेपर हुए हैं उनमें से पूछ लिए गए हैं। तो आज ये क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या आंसर रहेगा। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, रिनेसेंस का अर्थ पुनर्जीवन या पुनर्जागरण है। यह जो है 14वीं शती से 17वीं शती में कला, वास्तुकला तथा साहित्य के पुनर्जागरण का चित्रण करता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जीवन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो 14वीं और 17वीं जो शती आई थी ना, जो शताब्दी थी, उसमें कला और वास्तुकला का, साहित्य का जो पुनर्जागरण हुआ था, यानी उसका दोबारा जन्म हुआ था। पुनर्जागरण यूनान यानी ग्रीस तथा रोम के प्राचीन पुरातन प्रतिष्ठित संस्कृति की ओर पुनरुत्थान के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्वेश्चन में ये बताना है कि जो रेनेसेंस है यानी कि पुनर्जागरण वो कब शुरू हुआ। 14वीं और 17वीं शताब्दी में ये शुरू हुआ। वास्तुकला और साहित्य का पुनर्चित्रण इसमें किया गया और इसमें यूनान तथा रोम के प्राचीन जो थे संस्कृति की ओर बताया गया। इसकी जो विशेषताएं थी उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। नए नियम तथा नई खोजों का युग माना जाता है। ठीक है, देखो किसी चीज का अगर पुनर्जन्म हुआ है तो वो क्यों हुआ है, कोई इंसान थोड़ी है, ये कला है। ठीक है, अगर कला किसी टाइम में पिछड़ गई थी और उस कला को अगर दोबारा जन्म हुआ है तो इसमें कुछ विशेषताएं तो रही होंगी ना। तो ये कहते हैं कि नए नियम के साथ, कि एक बार कला खत्म हो गई फिर नए नियम यानी कि कुछ नई चीजों के साथ और नई खोजों का युग माना जाता है। ठीक है, क्या पुनर्जागरण, इस युग को जागरण का युग माना जाता है। जागरण का मतलब जग जाना, इस युग को जागरण का युग माना जाता है। पुनर्जागरण में डुच्चो तथा मासाचियो नामक लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारों का उदय हुआ। इसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से कलाकारों का उदय हुआ, डुच्चो और मासाचियो का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी का 4th पार्ट है। 15वीं शती के पुनर्जागरण में कला तथा परिदृश्य की संपूर्णता का पूरा जोर दिया गया, कि जब 15वीं शताब्दी आई उसमें कला तथा परिदृश्य की संपूर्णता का पूरा जोर दिया गया। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करेंगे क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन सा है। क्या आप गगनेंद्रनाथ टैगोर को घनवादी चित्रकार मानते हैं? ये आपने रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, तो ये कौन है, ये गगनेंद्रनाथ है। गगनेंद्रनाथ टैगोर का जन्म 17 सितंबर 1867 ईस्वी को कोलकाता के जोरासाको में हुआ था। इन्होंने बंगाल शैली से विभिन्न शैली में काम किया, क्योंकि देखो ये खुद जो थे बंगाल से बिलोंग करते थे, इसलिए इन्होंने बंगाली शैली में काम किया। इनके ऊपर घनवाद शैली का प्रभाव पड़ा। आपने पढ़ी होंगी आपकी बुक में कि आपने घनवाद शैली के बारे में पढ़ा, तो उनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ा। इनके चित्र शाही जो थी वो रेखा चित्र थी। इनके चित्रों की शाही कैसी थी, अब ये क्वेश्चन आपका मान लो फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है कि जो गगनेंद्रनाथ टैगोर, उनकी जो चित्र थे वो कौन सी शाही के थे, तो रेखा चित्र थे, यानी कि उनके जो चित्र शाही थी वो रेखा चित्र थी। ये भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार थे। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए कि भारत के प्रथम घनवादी किसे माना जाता है, तो ये गगनेंद्रनाथ को भारत का प्रथम घनवादी चित्रकार माना जाता है। हाँ, हम मानते हैं कि गगनेंद्रनाथ टैगोर घनवादी चित्रकार थे। क्वेश्चन है कि वो थे या नहीं थे। ठीक है, हाँ वो थे। तो ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका जो है कहाँ से लिया गया है, ये पार्ट 7 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन ये देखेंगे बेटा, डेगास दूसरे प्रभाववादी कलाकारों की अपेक्षा भिन्न क्यों थे? डेगास ने द डांस क्लास को कब चित्रित किया? ठीक है, तो जो डेगास थे वो बाकी प्रभाववादी कलाकारों की अपेक्षा भिन्न क्यों रहे थे, उनकी क्या चीज़ थी? देखो यहाँ पे
अन्य प्रभाववादी कलाकारों की भांति उसकी रुचि प्रकृति में नहीं बल्कि मानवीय आकारों में थी, तभी तो वो अलग प्रकार के जो थे क्या थे, एक चित्रकार माने जाते हैं। प्रभाववादी कलाकार में जो थे ये डेगास थे, ये अलग क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उनकी रुचि किस में नहीं थी? प्रकृति के चित्र बनाने में। किस में थी? मानवीय आकारों, मानव के चित्र बनाने में ज़्यादा थी। 1873 से 1876 तक डांस क्लास को चित्रित किया, ठीक है, कि उन्होंने इतने टाइम से यानी कि 3 साल तक उन्होंने डांस क्लास को चित्रित किया। इन्होंने पूछा ना कब किया, तो 1873 से 1876 तक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रैल में पूछा गया है, अप्रैल के टाइम में ये आया हुआ था और अक्टूबर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैन गॉग के चित्र द स्टोरी नाइट की मुख्य विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, तो डेगास कौन थे? प्रभावीवादी कवि थे, और वैन गॉग जो कौन थे उनके बारे में बताना है कि द स्टोरी नाइट क्या उनकी विशेषता थी। चित्र में रंगों के समन्वय का अच्छा मिश्रण किया गया था, ठीक है। द स्टोरी नाइट में जो चित्र थे ना, उनको जो रंग थे चित्र के अंदर, उनको बहुत अच्छे से मिलाया गया था। चित्र में बल खाते बादल, चंद्रमा, सितारे हैं, ठीक है। रात का चित्र का वर्णन किया गया है जिसमें बादल हैं, चंद्रमा है और सितारे हैं। इस चित्र के अध्ययन करने पर कलाकार के आंतरिक द्वंद्व तथा निद्रा विहीन रात्रि का अभ्यास होता है। इस चित्र को देखोगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे इंसान के आंतरिक द्वंद्व का मतलब होता है अंदर कुछ चल रहा हो, और निद्रा विहीन का मतलब होता है नींद के बिना। जब आपको नींद नहीं आती तो आप क्या करते? कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। अभी एग्जाम की टेंशन है तो वो द्वंद्व कहलाएगा, और जो है आप नींद में, नींद के बिना क्या करते हो? आकाश में देखते हो। तो उसी टाइम द स्टोरी नाइट में इन्होंने, वैन गॉग ने क्या किया? एक चित्र ही बना दिया, बल खाते बादल, चंद्रमा और सितारे। समझ आ गया आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा जो ये क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी वीडियो छोटी इसलिए ही होती हैं कि ज़्यादा बड़ी वीडियो भी आप नहीं देखते हो, सिर्फ कुछ ही बच्चे हैं जो देखते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है इसको स्किप कर देते हैं छोटी होने के बावजूद भी, लेकिन मैं इसलिए छोटी बनाती हूँ कि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आए, ठीक है। तो छोटी छोटी वीडियो से ही आपको मैं बहुत कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। अभी देखेंगे वलफुल चित्र का वर्णन कीजिए। वलफुल कृष्ण रेड्डी की सबसे प्रसिद्ध कृति थी, ठीक है। ये नाम जो है ना इसको बिल्कुल रट लो। वलफुल किसकी कृति थी? कृष्णा रेड्डी की। इसे उत्कीर्ण पद्धति से बनाया गया था। उत्कीर्ण का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ पे बनाना गया, जैसे पहाड़ों वगैरह पे होता है ना कि पत्थरों पे देवता बना देते हैं, कोई कैसे चित्र बना देते हैं, तो उसको उत्कीर्ण करना कहते हैं। ये उभार पद्धति एकदम विपरीत है, ठीक है। क्योंकि प्लेट का धरातल स्वयं प्रिंट नहीं करता, क्योंकि खुदे हुए हिस्से में स्याही भर जाती है। चित्र की रूपरेखा तांबे या जस्ता की प्लेट पर रेखाओं के रूप में उभार जाती है। इस चित्र में कलाकार अंतरिक्षीय भंवर में खो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बनाया गया है? देखो वलफुल जो है ना, आपको पता ही है कि वलफुल हमारे जो उसको कहा गया है इसमें कि एक भंवर की तरह, ठीक है, एक भंवर की तरह वो चित्र बनाया गया है, उत्कीर्ण किया गया है, जिसमें जो है अंतरिक्षीय भंवर, भंवर का मतलब आपने देखा होगा कि जब पानी वगैरह में जब होता है तो वो गोल गोल घूमता रहता है। तो ऐसे ही चित्र के माध्यम से बताया गया है कि इन्होंने एक, देखो इतना बड़ा याद करने की वो मत करना, वलफुल कृष्णा रेड्डी की प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। ये उत्कीर्ण पद्धति से बनाया गया है, इतना याद कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है? चित्र की रूपरेखा तांबे या जस्ता की प्लेट पर रेखाओं के रूप में उभारी गई है, ठीक है। इस चित्र में कलाकार अंतरिक्षीय भंवर में खो जाते हैं, कि इस चित्र को देख के ऐसे लगता है जैसे अंतरिक्ष का कोई भंवर हो, उसमें खो जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।